बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स के ईद स्पेशल शो में खुश आमदीद कहता है। और हमें उम्मीद है कि ईद उल फितर की ये ज़बरदस्त जो फेस्टिवल है ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपका गुजर रहा होगा। और हम भी जो है जी टीवी के तवस्सुत से स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं, जहाँ पे जी टीवी में मुख्तलिफ एंकर जो है वो ईद के शो तरतीब दे रहे हैं। और यही वजह है कि जी स्पोर्ट्स में भी आप बड़ी ज़बरदस्त सेलिब्रिटीज़ को देख रहे हैं। कल भी आपने शो देखा ईद के हवाले से, और आज भी हमारे साथ एक ऐसी ज़बरदस्त मौजूद हैं ईद के आज दूसरे दिन की खुशियों को दोबारा करने के लिए, कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए भले ही कम क्रिकेट खेली हो, लेकिन जितनी भी क्रिकेट उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेली है अपना इंपैक्ट डाला। और जब तक ये पाकिस्तान के लिए दस्तयाब रहे उस वक्त तक लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की ओपनिंग का मसला हल हो गया। एक हमगीर शख्सियत है, एक हमजहत शख्सियत है कि जो क्रिकेटर भी बड़े ज़बरदस्त हैं, गुफ्तगू भी बड़ी अच्छी करते हैं, पॉलिटिशियन भी बहुत अब इन्होंने कदम रख दिया है, पॉलिटिशियन भी एक बड़े ज़बरदस्त बनने के लिए जा रहे हैं। और साथ साथ अभी जो हालिया इलेक्शन हुए उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। गो के उस इलेक्शन में हार गए, इनको जो है कामयाबी नहीं मिल सकी, लेकिन माशरे के सुधार के लिए, सिस्टम की बेहतरी के लिए इन्होंने अपना इनपुट जो है वो ज़रूर दिया। मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे क्रिकेटर कि जो अभी खेल रहे होते तो कई रिकॉर्ड इनकी दस्तरस में होते। आज बहुत सारे लोग बहुत सारे प्लेयर्स के कवर ड्राइव की बात करते हैं, लेकिन अंडर एज से ही, अंडर 15 से ही पाकिस्तान को इन्होंने रिप्रेजेंट करना शुरू किया सलमान बट की क़ियादत में। और जिनके कवर ड्राइव थे, जिनके एक्स्ट्रा कवर पे स्ट्रोक्स थे, वो आज भी लोग याद रखते हैं। पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल है कि जिन्होंने लिस्ट ए में जो है यानी वनडे जो डोमेस्टिक होता है उसमें डबल सेंचुरी स्कोर की है। और इनका जो रिकॉर्ड था डबल सेंचुरी का वो 9 साल तक बरकरार रहा, क्योंकि इससे पहले जो है कस्टम के मोहम्मद अली थे, उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की। फिर इन्होंने 204 रन की नॉट आउट इनिंग खेली अगेंस्ट क्वेटा बेयर, कराची डॉल्फिन की नुमाइंदगी करते हुए सन 2009 में। और फिर 2018 में इस रिकॉर्ड को जो वो ब्रेक किया था आबिद अली ने। फिर उसके बाद जो है वो फ़खर जमान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ भी डबल सेंचुरी की, और उसके बाद फिर शर्जील खान ने सेंचुरी की। तो उन खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल है कि जिन्होंने डबल सेंचुरी वनडे क्रिकेट में स्कोर की हुई है। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत ही अपने और बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह खालिद लतीफ़ साहब, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अली भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको देख के बहुत खुशी हो रही है कि आज ईद का दिन आप हमारे साथ मना रहे हैं यहाँ पे। कैसा गुजर रहा है आपका ईद का दिन? बहुत ज़बरदस्त गुजरा है, बहुत ज़बरदस्त। ईद हमेशा से आपको पता है खुशियाँ लाती है, और अभी तो रमज़ान गुजरे हैं, और ईद आपको पता है उसका मज़ा दोबारा कर देती है। रमज़ान में तो बस इबादत और अल्लाह की तरफ, और रमज़ान ऐसी एक महीना है जिसमें आप अपने सारे गुनाहों को माफ़ करा के अपने रब की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। और जब रमज़ान ख़त्म होता है अल्लाह ताला ने ईद रखी है कि आप खुशियाँ बाँटें, एक दूसरे से मिलें, गले मिलें और फैमिली से मिलें। तो एक अलग किस्म का मज़ा है, एक अलग किस्म की जो बात है इसमें। अच्छा खालिद, वो ईद जब खालिद लतीफ़ एक स्टार था, स्टार आप अभी भी हैं, जो क्रिकेट को जानते हैं समझते हैं उनके लिए आप अभी भी स्टार हैं, लेकिन वो खालिद लतीफ़ के जो पाकिस्तान की टीम में खेल रहा था, कराची की रमज़ान के हर टीम की पहली चॉइस ना सिर्फ होता था खालिद लतीफ़, बल्कि कप्तान भी होता था। उसके बाद वो खालिद लतीफ़ अब रमज़ान में घर बैठा है, टीवी पे मैच देख रहा है, ग्राउंड पे क्रिकेट हो रही है, खालिद लतीफ़ घर बैठा हुआ है। क्या फ़र्क है रमज़ान जो पिछले गुजरे उनमें और अब में? अली भाई मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजर रही है, बहुत ज़बरदस्त। जब मैं क्रिकेट खेल रहा था उस वक्त भी बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि हर आने वाला दिन आपके लिए बड़ा खूबसूरत होता है, तो आप उसको खूबसूरत बनाएं। तो मैं समझता हूं कि अब जब खेल नहीं रहा हूं तो ये मुझे उससे ज़्यादा लज्जत दे रहा है, क्योंकि मैं दीन इस्लाम से जो है ना थोड़ा दूर भी था। जब से ये मुझे मौका मिला, टाइम मिला, तो मैं जब इसमें आया तो ज़िंदगी को जिस नज़र से देखा, तो जो लज्जत अल्लाह ने इबादत में और अल्लाह के ज़िक्र में है उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो कैसा गुजर रहा है अभी ये रमज़ान आपका? जिस तरह पहले के रमज़ान गुजरते थे बड़े मसरूफ़ गुजरते थे, अब कुछ रिग्रेट होता है या ये होता है कि यार इतने रमज़ान मैंने ज़िंदगी के गुजार दिए, ऐसे रमज़ान गुजारने चाहिए थे? रिग्रेट है, इसलिए है कि मैंने कोई 15-16 रमज़ान जो है वो क्रिकेट में गुजारे। रमज़ान में मेरे एक तरह से वो ज़ाया हो गए। और अब जब फ्री था, जब मैंने इबादत की तरफ आया, क्योंकि रमज़ान है ही इसलिए कि आप इबादत करें, रोज़े रखें, नमाज़ें पढ़ें, अपने रब से रुजू करें, अपने रब से रब्ता कायम करें। तो जब इस तरफ आया, जब पूरे टाइम के साथ जब आप बैठे, तो फिर मैंने आपसे कहा ना कि एक लज्जत है, वो लज्जत आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। ये जिसको आती है उसी को आती है। वो लफ्ज़ में बोले तो किसी को समझ नहीं आती, वो किसी को बताना चाहे तो वो समझ नहीं सकता। तो बेहतर एक इसको बताने का तरीका ये है, अल्लाह कहता है कि ये पर्दे की बात है, तो वो पर्दों में रह जाती है, लेकिन जिसको आ जाए वो फिर बात और होती है। तो मैं उस चीज़ को देखते हुए जो मैंने ये समझा कि वो टाइम ज़ाया हुआ। अच्छा खालिद, जब खालिद स्टार था, पाकिस्तान टीम में खेल रहा था, शर्जील खान के साथ ज़बरदस्त था पाकिस्तान के लिए, ब्लास्टर अपने इनिंग्स के लिए, इंग्लैंड में जो आप इनिंग खेल कर आए, जिस तरह भी मैंने वनडे का बताया, उस वक्त आप बिल्कुल अपने फुल फ्लैज में थे, फुल फॉर्म में थे।
उस वक्त लोगों का ईद पे आना जाना होता होगा। अब खालिद लतीफ़ के पास लोग आते हैं, मोहल्ले के दोस्त आपके यकीनन जो आपसे सिंसियर होता आते होंगे, लेकिन उस वक्त के जो आमदरफ्त थी और अब की आमदरफ्त ईद पे क्या फ़र्क है? वो कहते हैं ना, मौसमी तो अलग होते हैं और जो परमानेंट होते हैं वो अलग होते हैं। मौसमी तो उसी वक्त ख़त्म हो गए, और लेकिन ये कि जो करीबी हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो तो अभी आते हैं। जो दोस्त हैं, देखिए हर हाथ मिलाने वाला दोस्त तो नहीं होता ना। तो क्रिकेट की वजह से जो आपको जो लोग मिलते हैं वो आपको क्रिकेट की वजह से जानते हैं, मोहब्बत करते हैं, या उनके जो भी मामला होते हैं। लेकिन जो आपके परमानेंट आपके दोस्त होते हैं, जो बचपन से साथ चल रहे होते हैं, या मोहल्लेदार होते हैं, या रिश्तेदार होते हैं, उनसे तो आप कभी जुदा नहीं हो सकते। तो मैं समझता हूँ कि बहुत फ़र्क पड़ा, लेकिन ख़त्म कुछ नहीं हुआ। ये दुनिया चलती रहेगी और इसी तरह चलती है। और उससे अच्छे लोग जिनसे मैं मिला, उनसे अच्छे लोग जो आपसे ऑनेस्ट हैं, वो तो एक यूँ समझ लें कि आपकी शोहरत के पीछे, आपके क्रिकेट के पीछे, आपके इस तरह या किसी को कोई मफाद होता है इसलिए आते थे। अब जो लोग हैं वो इसलिए नहीं हैं, वो तो इसलिए हैं कि आपसे मिलते हैं, आपको टाइम देते हैं। और इस दौर में आपको पता है, टाइम देना, आपके साथ रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ठीक है। अच्छा खालिद, कोई खुसूसी कोई जो त्यौहार पे हर घर की, एक हर घराने की, हर फैमिली की मखसूस डिशेज़ होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो शीर खुरमे के अलावा जो खालिद लतीफ़ के घर में बनती हो, कि जो आप शौक़ से भी खाते हो और जो एक फैमिली का आपका ट्रेडिशन होता हो? वैसे तो मैं बिरयानी खाता हूँ बड़े शौक़ से तो वैसे मैं कुछ भी खा लेता हूँ, मैं आपको समझ, लेकिन बिरयानी आ जाए तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। और मीठे में ये है कि खीर का अपनी बात है। ठीक है। अच्छा, कोई ईद पे कोई ख़ास डिश होती है या बिरयानी ही बनती है आपकी? नहीं, सब चीज़ें होती हैं। शीर खुरमा भी होता है हमारे घर में। 5-6 किस्म की चीज़ें बनती हैं, उनके नाम मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन ये 5-6 किस्म के मीठे बनते हैं। शीर खुरमा तो एक कॉमन सी बात है। तो काफ़ी लोग आते हैं, मोहल्लेदार, हमारे पुराने जब वालदैन थे, हम छोटे थे, उस वक्त के जो हमारे मिलने वाले वो भी आते हैं। तो एक रश लगा रहता है। तो ये एक ऐसा वो होता है कि जब सुबह से लोग आपके घर आना शुरू हो जाएं, आपके पास घर पे रश लगना शुरू हो जाए, ये एक बचपन से ही देखते आ रहे हैं। और अल्लाह ताला इसको बढ़ा दे और बढ़ा दे तो अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत मज़ा है। अच्छा खालिद, ईद की शॉपिंग खुद करते हैं या कोई और आपकी ईद की शॉपिंग करता है? वैसे तो मेरी ईद की शॉपिंग मेरे पहले भाई करते थे, शायद आप जानते हैं, शाहिद लतीफ़। अच्छा, शाहिद के उन्होंने जिक्र कर दिया, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे। और खालिद जब जिस ज़माने में बिल्कुल पाकिस्तान खेल रहे थे, मुस्वत भी कहता था खालिद तुमसे अच्छा प्लेयर शाहिद था, और शायद इनको कहेंगे उस वक्त बुरा भी लगता होगा। शाहिद करता था पहले, फिर मेरा जो दूसरा भाई है वो करता था, लेकिन अब ये है कि मैं खुद करता हूँ, क्योंकि सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, जबकि रहते साथ ही हैं। लेकिन ये है कि अब चीज़ें डिफरेंट हैं, तो हम खुद जाते हैं, जाते साथ ही हैं, जाके चीज़ें लेते हैं, अपनी पसंद की लेते हैं। तो इतनी कोई चॉइस कोई वो नहीं है कि मुझे ये करना है वो करना है। अच्छा, ईद पे नॉर्मली क्या, शलवार कमीज़ या शलवार कमीज़ या दूसरे दिन जैसे लोग जीन्स वगैरह ले लेते हैं? नहीं, शलवार कमीज़। अच्छा, ईद पहले कुछ याद है, पहली ईदी कितनी मिली थी? और पहली ईदी जहाँ तक मुझे याद है 100 रुपये मिली थी, अगर मुझे। फादर आपके बैंक में थे ना? बैंक में थे। तो नए नोट भी लूँगा। नए नोटों का तो मसला ही नहीं था। सही, नए नोटों का मसला कभी भी नहीं रहा। आपको तो पता सब चीज़। अच्छा, पहली ईद जो ईदी मिलती थी खालिद थी, उसका क्या करते थे? क्योंकि क्रिकेटर तो या स्पोर्ट्स में तो अपने स्पोर्ट्स की चीज़ें या स्पोर्ट्स गियर ही लेते हैं, आप क्या करते थे? मैं तो सब चीज़ें बाजार जाके खा जाता था, दोस्तों के साथ उड़ा देता था, सारे पैसे सब उड़ा देता था। बचपन कोई ऐसा दोस्त जो शुरू से अब तक आपके साथ हो? क्योंकि अब क्रिकेट के दोस्त आपके बदल गए होंगे ख्याल। मेरे बचपन के दोस्त है, अभी एक है मेरा दोस्त है अरसलान है, वो सऊदी अरब में रहता है, वो मेरा बचपन का दोस्त है। और वो मेरे साथ साथ ही रहा अभी, और आज तक बात होती है, जब भी बर्थडे हो तो विश करता है। दूरी हो गई है, लेकिन ये कि जब दिलों में मोहब्बत हो तो फिर ये दूरियां भी कोई चीज़ नहीं रहती। तो वो आज तक साथ है, जब शुरू से बचपन से ही। और वैसे और 2-4 दोस्त हैं वो भी साथ रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान की टीम के साथ कोई ऐसी ईद गुजरी जब आप टूर पे हों या नेशनल ड्यूटी पर हों? क्योंकि आप तो अंडर 15 से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर आपकी क़यादत में पाकिस्तान ने 2004 का अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीता, और अगर अगले साल अगले इवेंट में अगर इमाद वसीम की क़यादत में पाकिस्तान जीत जाता तो हैट्रिक भी हो जाती। तो ऐसी कोई ईद की कोई यादें जो आप पाकिस्तान टीम के साथ हों? असल में जब भी पाकिस्तान टीम में रहा उस वक्त ईद आई नहीं, जो बात सही है। नहीं, मैं अंडर 19 की बात भी कर रहा हूँ। अंडर 19 में या तो ए टीम में हो कभी? नहीं, कभी भी ऐसा मौका नहीं आया। उससे पहले ही ना तकरीबन एकेडमी में था मैं, नेशनल एकेडमी में, तो वो उन्होंने 10 दिन पहले आपको घर रिलीज़ कर दिया था कि आप लोग घर चले जाएं, ईद के 10 दिन बाद हो गया, इनके 20 दिन का गैप दे दिया था एकेडमीज़ में जब मैं था, लेकिन वो उस वक्त रिलीज़ कर देते थे। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अब ईद पे अब ईदी मिलती है या अब ईदी दे रहे हो? अब तो देनी पड़ रही है। देनी पड़ रही है। देनी पड़ रही है, अब तो बचत नहीं है। अच्छा। पहले तो ये कि 50-100 रुपये में बंदा मान जाता, अब तो 1000-2000 में कहते नहीं ये कम है। अच्छा, ये खाली अब तो हम सब ये बात करते हैं, हम सबको अपने बचपन की ईदें बड़ी यादगार रहती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं। अब आपको लगता है बचपन की ईद में और अब की ईद में कोई फ़र्क है? मैं ये बात नहीं कर रहा कि फ़र्क है कि पाकिस्तान से नहीं खेल रहे इसलिए फ़र्क है, लेकिन एक उम्र के लिहाज से पूछ रहा हूँ, फ़र्क है? नहीं, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में टीम में हो या नहीं हो।
लेकिन इसमें ये फ़र्क है, उसमें हम चक्कर में होते थे कि कोई हमें ईदी देगा, अब इसमें हम ये होते हैं कि भाई अभी तो जो भी आएगा उसको ईदी देनी पड़ेगी, ना चाहते हुए ईदी देनी पड़ती है। और ये एक हुस्न है ईद का कि अब हम उस सीट पे आ गए हैं कि अब हमें ईदी देनी चाहिए। बच्चों का हक है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको, आपके बहनों का, भाइयों का, तो ये हक होता है, उनको देना चाहिए। और इससे ही एक मोहब्बत बढ़ती है, और ये मोहब्बत ही सब कुछ है। अच्छा, मैं खालिद लतीफ़ को जब से जानता हूं, जब खालिद लतीफ़ मेरे ख्याल में कोई 12-13 साल के होंगे, और खालिद लतीफ़ जब क्लब क्रिकेट होती थी 4-5-6 ग्राउंड एक साथ लाइन से बने होते थे। खालिद लतीफ़ एक ग्राउंड में बैटिंग करते थे, आउट होते थे, दूसरे ग्राउंड में आके बैटिंग करते थे, फिर तीसरे ग्राउंड में फील्डिंग और बॉलिंग इन्होंने कभी भी नहीं की। ऐसी एक ब्रेकिंग है मेरे पास कि जो ईदी मिलती थी आपको, सुना है मैंने उस जमाने आप रीमा और मीरा के ईद कार्ड लेते थे। किसके? रीमा और मीरा के ईद कार्ड लेते थे? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, ईद कार्ड मैंने लिए, मैंने ईद कार्ड लिए मोहम्मद जाहिद, फास्ट बॉलर थे एक पाकिस्तान के, फिर शोएब अख्तर, इनके लेता था मैं। ये ईद कार्ड मैंने लिए जो मुझे याद है, बस इन्हीं के लिए, क्योंकि मुझे क्रिकेट का बहुत जुनून था बचपन से। तो बाकी इस तरफ तो मैं कभी गया ही नहीं। तो मोहम्मद जाहिद इसलिए मुझे याद है कि फास्टेस्ट बॉलर थे, फिर शोएब अख्तर, इनके मैंने थे। तो आप बैट्समैन कार्ड आप बॉलर्स के ले रहे होते थे? असल में देखें, बात यह है कि मैं आज भी, मैं आप जो तेज़ बॉलर हो या जो अल्लाह ने जिसको इतनी वो दी हो, जो दुनिया में आपका पाकिस्तान का नाम रोशन करो, और दुनिया में उस वक्त ये एक दो ही थे, तो ऐसे लोगों को तो आपको पता है कोई भी नहीं छुपा सकता ना, तो उनसे मोहब्बत होती है। अच्छा, जिनके कार्ड ले रहे थे शोएब अख्तर के, उनको आप डिस्कार्ड करने पहुंच गए उनके पास, वो क्या सीन था शोएब अख्तर के साथ? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे सीनियर। क्या वाकया था वो? नहीं, कुछ नहीं है। चलिए बताइए, ईद का मौका है, कुछ भी नहीं, लाइटर नोट में होता है ना, क्या था? नहीं, कुछ भी नहीं, हमेशा बड़ी मोहब्बत रही है। मैं आपको बताऊं, शोएब भाई से तो वो एक, नहीं आप बता दें, हम बीप लगा देंगे, कोई ऐसे हम लगा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने तो वैसे भी खुल के बात करता हूँ, कोई ऐसी बात ही नहीं है। शोएब भाई से तो वैसे ही, एक तो मैं उनका फ़ैन, बहुत बचपन से फ़ैन था, और दूसरी बात ये, मैंने T20 वर्ल्ड कप में जब टीम अनाउंस हो रही थी 2009 की, तो उसमें जो है उनको मारा, तो फिर उन्होंने जो स्ट्रोक खेले, जो मेरे लेकिन ये था कि मैं, गुस्सा मुझे आ रहा था, बट ऐसा नहीं आ रहा था कि मैं बदतमीजी करूँ। मुझे गुस्सा आ रहा था बस ये कि मैं अब ना बॉल मुझे रोकनी नहीं है। इससे पहले 2 दफ़ा शोएब भाई मेरे सामने आए लाहौर में, उनके ट्रायल थे, मैंने रोक ली थी, इसलिए कि रिस्पेक्ट, सीनियर की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है, और एज एन जूनियर, एज अ यंगस्टर आपको ये करना ही चाहिए हर लेवल पे। कोई भी क्रिकेट में होती है इस तरह की रिस्पेक्ट के, अगर सीनियर तो रोक लो। मैं तो करता रहा, मैं आज भी करता हूँ, मैं हर किसी की करता हूँ, मैं आपको सही बताऊँ, मैं आज भी करता हूँ। नहीं, अगर आखिरी बॉल में 6 रन चाहिए आप रोक लेंगे? नहीं, वो असल में ये जो ये प्रैक्टिस मैच था ना, उसमें, अच्छा वो मेरी वो जो मैच था उसमें सिलेक्शन थी, फिर भी मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, मुझे डिस्कस हुआ बट नहीं हुआ। लेकिन उसमें ये था, मुझे मैच ही नहीं खिला रहे थे, एक ही मैच मुझे खिलाया, उसमें शोएब भाई आ गया, शोएब भाई के ट्रायल भी थे, और वाकई बहुत तेज़ बॉलिंग कर रहे थे। तो जब मैंने उनको चौके और छक्का मारा, तो वो फिर गुस्सा तो आना था उनको, क्योंकि टीम सेलेक्ट होनी थी। लेकिन बात ये, शोएब भाई जैसी पेस, शोएब भाई जैसा एग्रेशन नहीं हो सकता किसी के पास अभी तक। एवर बॉलर यू हैव फेस्ड? बिल्कुल, बिल्कुल। आपने दुनिया के तेज तरीन बॉलर फेस किए? सबको खेला है, ब्रैटली को नहीं खेला, बाकी सबको खेला है। शोएब भाई जैसा कॉन्टैक्ट को खेला है, कॉन्टैक्ट को खेला है, उनसे भी तेज थे शोएब अख्तर? तेज थे। मुझे एक मैच याद है आपका कि जब कराची में T20 का मैच हो रहा था, और शोएब अख्तर के उस वक्त आप जिस तरह कह रहे हैं ट्रायल बेसिस पे ही चल रहे थे, आपने, खुर्रम ने, शाहजेब ने बड़ी ज़बरदस्त उस T20 में बैटिंग की थी, उसकी कुछ यादें हैं आपकी? क्योंकि वो अपनी तरफ से तेज़ कर रहे थे, और आप लोग यंगस्टर थे, आप लोग अपना कमबैक कर, डेफिनेटली ऐसा ही होता है। लेकिन ये है कि उसमें भी हमने मारधाड़ की, सारी चीज़ें की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो एक मेरा जो एक जिसकी वजह से बड़ा हिट हुआ, जब शोएब भाई ने शीशा तोड़ दिया था, और वो बड़ी वो उसी मैच, उसी टूर्नामेंट की बता रहा हूं, उसी टूर्नामेंट में पहले, असल में मैं सिर्फ वो मैच खेला, उससे पहले मैचों में खुर्रम मंजूर ने और शाहजेब ने जो है वो रन बनाए थे, तो उन्होंने, लेकिन उन्होंने शोएब भाई को नहीं मारा था, उन्होंने सबको मारा था। शोएब भाई इस मैच में आए थे, तो जब मैंने, जबकि मेरे साथ खुर्रम मंजूर खेल रहा था, खुर्रम लेफ्ट कर दी थी, 2 बाउंसर मारे, 1 बाउंस चौका हो गया नेशनल स्टेडियम की पिच के ऊपर। आप देखे कहाँ डेड विकेटों पे कौन करता है। लेकिन ये कि जितनी तेज़ बॉल आ रही थी, बल्ले से लग के वैसे ही जा रही थी, लेकिन मैंने पुल मारी, एक तो कवर पे स्लो रन की मैंने रोकी, चौका हो गया, तो फिर तो गुस्सा नहीं था, फिर मैंने मारी, उसके बाद चौका तो मार दिया, उसके बाद दिल की कैफियत थी फिर तो जब वो देखा? नहीं, मैं आपको बताऊँ, मैं उस वक्त ना फुल गेम के में इन था, कंसंट्रेशन लेवल बहुत इन था, क्योंकि ज़रा सी भी बॉल अगर मेरी कंसंट्रेशन नहीं होती ना, मैं ऐसा खेल सकता, उल्टा बॉल लग जाती, क्योंकि 95 से ऊपर 95-6 माइल पे बॉल आ रही हो, आप बहुत मुश्किल होता है आपके लिए। ये खालिद, आपने खुद किसके साथ जो है वो खेल के ज़्यादा इनिंग का आगाज़ करते हुए ज़्यादा एंजॉय किया? क्योंकि खुर्रम के साथ जो आपकी जोड़ी है, वो तो दुनिया को ही पता है कि आप बड़ी ज़बरदस्त जोड़ी रही है आपकी। किसके साथ आपने खुद ज़्यादा एंजॉय किया? असल में देखिए, मैं आपको बताऊँ, मैंने जो काफ़ी लोगों के साथ मैंने खेला और एंजॉय किया। एंजॉय आप तब करते हो जब आपका जो पार्टनर है ना,
वो उस स्टैंडर्ड पे बैटिंग कर रहा था जिस पे नीड हो, यानी कि अगर मैंने इधर से एक चौका मारा है या 4 बॉलें मैंने डॉट कर ली हैं या 3 बॉलें डॉट हो गई या इस ओवर में रन नहीं बने, तो वो सामने से कवर कर दे। तो ऐसा 2 प्लेयरों के साथ रहा। वैसे तो खुर्रम के साथ मैं बहुत खेला, खुर्रम भी ज़बरदस्त खेलता रहा, लेकिन ऐसा 2 प्लेयर ऐसे थे जिनके साथ मैं जब खेला तो वो थे एक शर्जील और एक शाहजेब। प्रेशर ऑफ कर देते। प्रेशर, असल में प्रेशर वैसे भी मैं नहीं लेता था, लेकिन ये अगर मैंने इधर से 2 चौके मारे तो उधर से भी 2 चौके 3 चौके लगते थे। वो जब दोनों तरफ से आप अटैक करते हैं ना, ऐसा पाकिस्तान में बहुत कम हुआ। जब इमरान नज़ीर खेलते थे या शायद अफरीदी शुरू में आए थे दोनों, जब वो स्टार्ट हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग करना शुरू। तो इस तरह की बैटिंग जो है ना वो पाकिस्तान को नीड थी और वो करनी चाहिए ही थी हमने। तो हमने कुछ थोड़ी बहुत की, लेकिन ये फिर अल्लाह खैर कर देता है। चले, खालिद लतीफ़ के साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं ईद के हवाले से, और खालिद लतीफ़ का जो सफ़र है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे भी बढ़ रहा है। और इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे इनसे क्रिकेट के साथ साथ दीगर जो इनके ज़िंदगी के मामलात हैं, इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है उसको भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और खालिद लतीफ़ के साथ हमारा ईद स्पेशल शो इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, और खालिद लतीफ़ के कैरियर पे के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, शोएब को तो आपने कहा, लेकिन कोई ऐसा दुनिया का बॉलर कि जिसको खालिद ने सोचा ये खल्ली वल्ली है, खालिद क्या आ गई है, कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा क्योंकि एक तलवार लटक रही होती है, चाहे कोई भी इस वक्त भी पाकिस्तान टीम में कोई खेल रहा हो, पाकिस्तान टीम में कोई इस तरह खेल रहा हो, तो अभी आपके जितने भी आपके बड़े इस वक्त सबसे टॉप बैट्समैन आपका बाबर आजम है। थोड़ा सा उससे परफॉर्मेंस नहीं हुआ, पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया उसके पीछे लग गई कि रन नहीं बना रहा, ये नहीं है, स्ट्राइक इसका कम है। और अब ना चाहते हुए भी आप देखें, सब चीज़ करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन था वो ये था, वर्ल्ड कप में आपने बाबर आजम को कैप्टन बनाना, आपको पड़ गया। तो ये एक पाकिस्तान के क्रिकेटरों के ऊपर ये एक तलवार लटक रही होती, परफॉर्मेंस जरा से भी आगे पीछे हुई तो आप। लेकिन फिर एक होता है एक बॉलर बहुत आसान लगता है यार, इसको मैं बड़ा आसान, दुनिया में इसका नाम है, होता है कुछ लोगों को, जैसे इमरान फरत ने नाम लिया था न्यूजीलैंड के डैरल टफ़ी का, यार ये मुझे आसान लगता था। ये ऐसा कोई बॉलर का एक्शन आपको आसान लगता हो, आसानी से पिक हो जाता हो, आपके लिए आसान होता हो? नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा, ऐसा कुछ भी नहीं था कोई इतना आसान लगाओ। लेकिन ये कि या तो मैंने ऐसा सोचा ही नहीं कि मुझे कोई मुश्किल लग रहा है। तो मुझे ज़िंदगी में 2 दफ़ा एक स्पेल ऐसे मुझ पे 2 बॉलरों ने किए जो पाकिस्तान डोमेस्टिक के और इंटरनेशनल में भी खेले, बड़ा नाम बनाया। एक फजल अकबर और एक सोहेल तनवीर, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि उन्होंने मुझे स्पेल कराया पूरा। उस स्पेल में बल्ले से बॉल ही नहीं मिल रही, मैं हिट मार रहा हूँ, बॉल बल्ले भी नहीं, इतनी स्विंग। नेशनल स्टेडियम में एक था और एक वहाँ था क्या बोलते हैं, पिंडी में नहीं, नेशनल स्टेडियम में था, दूसरा पेशावर में। तो बल्ले पे बॉल ही नहीं लग रही, तो मैंने क्या किया, निकल के मारना शुरू कर दिया। तो भाई एज लगे इधर चली जाए, अनप्लेबल हो रही थी बॉल। तो ये 2 स्पेल ऐसे थे जिस पे मतलब मुझे लगा कि ये मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल स्पेल है। ठीक है, क्योंकि मैं खेलना चाहता था, बॉल मुझे दिख भी रही थी और बल्ले भी नहीं लग रही थी। खालिद, जब पहली मरतबा अंडर 15 में आपका नाम आया, सलमान बट कप्तान थे, उस वक्त क्या फीलिंग थी? क्योंकि उससे पहले आप कराची को भी लीड कर चुके थे, अपने जोन को भी लीड कर चुके थे, वहाँ से फिर आपका नाम लाइमलाइट में आना शुरू हुआ, फिर आप अंडर 19 तक पहुँचे, कप्तान बने। वो फीलिंग क्या थी जब पहली मरतबा आपका किसी बड़े स्केल पर नाम आया? अली भाई, मैं आपको बताऊँ कि जब पहली दफ़ा नाम आया तो रात को नींद ही नहीं आ रही थी, नींद ही नहीं आ रही थी। ये कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे खेलूंगा, रात को बैटिंग सोचो में बैटिंग कर करके ये जुनून होता है ना, ये आपको सोने नहीं देता। तो जब आप एक ऐसे लेवल पे जब आपको ये पता हो कि आपको स्टार लग रहा है, पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए खेलने जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये यूँ समझे कि जितने भी लोग खेलते हैं ना, ये उनकी इनर फीलिंग होती है जो वो बयान उनसे होती नहीं। मैं आपको बताऊं कि जहन चल रहा होता है और जहन में ही आप मैच भी खेल रहे होते हैं, खुशी का इज़हार भी हो रहा होता है, बहुत कुछ हो रहा होता है। तो वो ऐसी चीज़ होती है जो ज़िंदगी में आपको कभी नहीं भूलती। क्योंकि जब आप खेले तो मुझे याद है श्रीलंका से जहान मेंडिस आए थे, सलमान बट पाकिस्तान के कप्तान थे, फैसल खान जो सियालकोट के वो आपके जो है वो वाइस कैप्टन थे। अच्छा, उस इंग्लैंड की इनिंग की तरफ आते जो आपने और शर्जील ने खेली, आज भी लोगों को याद है, उस इनिंग की कुछ याद है कि क्या प्लान लेके गए थे और किस तरह से फिर आपने वो मैच खेला है? वो मैच ऐसा था कि मैं आपको बताऊं कि उस वक्त तो बड़ा मैं डिसार्ड भी था, वालदा का मेरे इंतकाल हुआ था, तो मेरा नाम है, एक ही T20 था। उससे पहले वनडे के लिए आगे पीछे नाम हो रहा था जी। वो कैप्टन जो है वो उस वक्त का जो है वो कह रहा था नहीं जी मैंने नहीं रखना, क्योंकि उनकी अपनी प्लेस ऐसी थी कि वो क्या बोलते हैं, ओपनर खुद थे। तो एक मैच के लिए मैं गया वहाँ पे, तो जब यहाँ से गया तो कोई प्लान नहीं था। जब मैच खेलने के लिए जब नेट किया तो नेट पे बैटिंग की, तो वो उनको जो उस वक्त के हमारे कोच थे मिकी आर्थर,
वो बड़ी पसंद आई। उसने मुझे बोला कि तुमने खेलना है तो उसी दिन बैटिंग करनी है। तो मैं फिर जब नॉकिंग कर रहा था तो आप यकीन करिए कि मैं जब, क्योंकि एक मैंने क्रिकेट ही नहीं खेली, वालदा का सदमा ऐसा था, तो वो मुझे ना नवाज वो करा रहा था थ्रो डाउन। तो मैं जब बैटिंग करता ना, बॉल कभी इधर लगती थी, कभी मिडल नहीं हुई, बल्ले पे बॉल मिडल नहीं हो रही थी। तो मैं क्या किया, मैंने ना जब मैं फील्डिंग करने गया तो सरफराज कैप्टन था, तो सरफराज भागता हुआ आ रहा है, वहाँ से मुझे बुला रहा है, खालिद भाई बात सुने। मैं गया, मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है वसीम भाई का मैसेज है आपके लिए कि जैसा खेलते हो वैसे ही खेलना। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सही है जी। मैच शुरू हुआ। जब मैच शुरू हुआ तो फिर आप यकीन करें, कोई भी बॉल ना, वो जो एज भी लगे ना दो बाउंसर पे, क्योंकि वो थोड़ा सा बॉल बाउंस हो रहा था, एज लगे वो पीछे चौक गए, और जो बल्ले पे लग रही थी वो मिडल में लग रही थी। तो ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। देखिए खालिद, आप कैप्टनसी आपके लिए कहा जाता है कि आप उन कैप्टन में शामिल हैं जो बाय बर्थ कैप्टन है, नेचुरल कैप्टन आपको कहा जाता है। कैप्टनसी की जो सलाहियत है, आप समझते हैं, आप खुद भी ये समझते हैं कि नेचुरल आपके अंदर थी और हैं, या आपने उसको डेवलप किया है? असल में मुझे तो ये तो लोगों ने बताया, ये बात तो लोग करते हैं, खुद से बंदा क्या करे। मैं जब ज़्यादातर कैप्टनसी, मैं स्कूल से अपने हर लेवल पे कैप्टनसी की, जहाँ भी गया उन्होंने मुझे कैप्टन बना दिया। स्कूल में गया, थोड़े अरसे खेला, उन्होंने मुझे कैप्टन बना दिया। इस तरह क्लब में थोड़े से खेला, उन्होंने मुझे कैप्टन बना दिया। तो उन्होंने कुछ देखा मुझ में, सलाहियत देखी, फिर मुझे कहना शुरू कर दिया कि यार कैप्टनसी जो है ना अच्छी करता है। तो मैंने उसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं किया। मैं सिर्फ एक चीज़ करता था, जब पॉजिटिव होता था, जो मुझे बेहतर लगता था, जो मैं डिसीजन करने जाता था, उस पर मजबूत रहता था। और उसको अगर वो अच्छा हो तो वो आपको पता है पाकिस्तान में होता अच्छा ज़बरदस्त कैप्टनसी की, और अगर वो बुरा हो जाए तो इसको ओवर क्यों दिया या इसको बैटिंग पे क्यों भेजा। लेकिन मैं अपने डिसीजंस के ऊपर स्टैंड करता था, जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा रहा। कभी ऐसा हो कि सीनियर प्लेयर ने जो है वो कैप्टनसी आप अंदर कर रहे हो और सीनियर प्लेयर ने अपने अंदर, जो जैसे क्रिकेट में कहते हैं, अपनी खिलाफत शुरू कर दी है? मुझे एक मैच वैसे याद है, आप पता नहीं बताएं नहीं बताएं, आप ग्राउंड से बाहर चले गए, आपने कहा ये अंदर क्रिकेट तो हो ही नहीं रही, क्या हो रहा है ये तो आप बता दें फिर पूरा। क्या मैच था बताए ना, वो कराची का मैच था, क्या हुआ था वो? नहीं ऐसा, वैसे तो आपको पता ही है, सारी चीज़ें पता ही है। तो ऐसा हो रहा था, हमारे एक सीनियर थे और वो जो इन्होंने अपने आप, क्योंकि मैं एज अ कैप्टन भी, जब मेरे साथ कोई सीनियर खेल रहा हो, अगर वो कोई भी चीज़ को हिलाते तो मैं उस पर ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता था, क्योंकि बेहतरी के लिए करते हैं। लेकिन जब चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएं कि आप प्लेयर्स को जो सर्कल में बुला लें और सर्कल ख़त्म हो गया और हम आप एक ऐसे बॉलर को बॉलिंग दे दें जो हमारे मतलब सर्कल में बॉल ना करता हो, नॉन रेगुलर टाइप बॉलर हो, तो फिर आपको पता है फिर तो ग्राउंड से बाहर जाना बनता है ना। ऑलराइट। फिर एक मैच मुझे याद है, मैं क्योंकि फिर बड़ी क्रिकेट डोमेस्टिक उस ज़माने में कवर करता, भावलपुर जैसी टीम के खिलाफ खालिद लतीफ़ को बिठा दिया, बड़ा हंगामा मचा था जनाब, खालिद लतीफ़ को बिठा दिया कद्दाफी में लाहौर में। वो भी एक, ये क्रिकेट में ऐसे ड्रामे मेरे साथ बहुत होते रहे। मुझे मेरा कैप्टन जो है उस वक्त उसने बोला कि जी आपने मुझे बोला कि मैं अनफिट हूँ। मैंने कहा मैंने तुम्हें कब बोला मैं अनफिट हूँ? तो वो एक, जब उन्होंने मुझे बिठाया तो एक माहौल क्रिएट, असल में उन्होंने किसी को खिलाना था, उन्होंने एक पूरी प्लान कर लिया था, उसमें कोच भी मुलविस था, उसमें सब लोग मुलविस थे। अगर खिलाना ही था, मुझे वैसे ही कहते थे, मैंने कभी भी कोई जगह उसमें झगड़ा नहीं किया, किसी को मैं बुरा भला नहीं कहता था। मैं बड़ा यूँ समझ लें कि पॉजिटिव आदमी था, हूँ और रहूँगा इंशाल्लाह। मुझे आके कह देते हैं, मेरा हमेशा सबसे गिला ये रहा है कि वो ना मुझे काम लगा देते हैं, भाई मुझे आके बता दो हम ये करने जा रहे हैं, इसमें ये होगा, तो आप सिंपल बात मुझे बता दें, मैं आपके उससे अगर राय से इख्तलाफ रखता हूँ तो मैं थोड़ी सी बात करूँगा, उसके बाद मैं मान जाऊँगा। वैसे तो मैंने कभी भी आज तक किसी को ये नहीं बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन गलत बात करके पूरी इंक्वायरी उस वक्त, उसके बाद वो पूरी इंक्वायरी बैठ गई थी, आपको पता है पीसीबी ने इंक्वायरी बिठा दी, फिर वो इंक्वायरी में जीत गया। इस तरह बहुत दफ़ा हुआ कि मेरे खिलाफ ऐसे केस अच्छा खालिद, कुछ लोग अभी तो मैं तो खैर आपको शुरू से ही जानता हूँ, लेकिन जो आपके अंडर खेले हैं या जो शायद आपको इतना प्यार नहीं करते, वो ये कहते हैं खालिद अपने ज़माने में बड़ा एरोगेंट हो गया था, किसी की सुनता नहीं था, शोहरत का नशा था, एक पाकिस्तान में आपका एक नाम चल रहा था। आप खुद समझते हैं कि आप एरोगेंट हो गए थे, या आप समझते हैं कि हो जाता है इस एज में जब इतनी फेम आपको मिलता है, इतनी शोहरत मिलती है? नहीं, एरोगेंट क्या था, मैं कुछ नहीं करता। मैंने आपसे कहा ना, जो मैंने डिसीजन किया तो मैं उस पर खड़ा रहता था। अब ये होता है जो मेरे अंडर भी खेले, या जो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें नहीं बता सकता। इसमें ये होता है कुछ लोग ऐसा होता है जो अपना फेलियर को दूसरे पर ठोक देते हैं, तो इस तरह के लोग बहुत हैं जो ऐसी बात करते हैं। लेकिन कुछ तो ये भी कहते हैं हमें खालिद ने नहीं खिलाया, जबकि उठा के देखेंगे तो जहाँ भी वो खेले तो मैंने ही नाम लिखा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़, क्योंकि असल में जो मुझ पर केस हो गया ना, वो केस की वजह से सारा मामला जो बड़ा वो हो गया, तो फिर ऐसा होता है कि मैं लफ्ज़ क्या बोलूँ कि हर किसी चरिंद परिंद को
वो मौका मिल गया कि मैं बोल लूँ, तो हर कोई अपना वो बहती वो क्या बोलते हैं में हाथ बहती धो रहा है। उसमें धो रहा है, हाँ। जबकि है कुछ नहीं। तो एरोगेंट मैं नहीं था, मैं हमेशा से अगर इतना एरोगेंट होता तो मेरे पे बॉस शुरू में ही मुझे उड़ा देते, जितने लोग मुझे पसंद करते थे कैप्टन मुझे उड़ा देते। आप समझते हैं मैनेजमेंट बड़ी स्ट्रांग होती है, हाँ, ठीक है। हम हमेशा सही बात पे खड़े रहना चाहिए और मैं खड़ा होता हूँ। ठीक है, ऑलराइट। अब खालिद खुद ही इस पूरी गुफ्तगू को अपने केस की तरफ लेकर आगे, जरा इसको भी डिस्कस करेंगे कि क्या खालिद अब जो है वो किस हद तक जो इनका केस है किस नहज पर है, क्योंकि जब मोहम्मद आमिर की वापसी दोबारा से हो रही है, इमाद वसीम वापस आ गए, इमरान नज़ीर की वापसी की बात हो रही है, तो खालिद लतीफ़ भी एक ऐसे प्लेयर है कि जो अगर वापसी का सोचें, सीरियस हो, तो शायद इनकी भी टीम में जगह बन सकती है। ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे खालिद लतीफ़ से उस इंसिडेंट के बारे में कि जो एक अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ। खालिद क्या हुआ था वो, क्योंकि फिर वही बात है कि मैं आपको एक अरसे से जानता हूँ, मैं आपकी फैमिली को भी जानता हूँ, आपके बड़े भाइयों को भी जानता हूँ। हमने ऐसा खालिद लतीफ़ कभी नहीं देखा जितना एक अफसोसनाक एक ऐसा इल्ज़ाम आप पे लगा। वो सब क्या रहा सारा, कि आपको लगता है साजिश थी, इल्ज़ाम था, या कहीं ना कहीं उसमें कुछ सदाकत भी थी? अली भाई ये सब चीज़ें तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं ना आपको तो चीज़ें पता है। तो मैं अब ये केस हो गया ख़त्म, 2 साल हो गए, मेरे पास एनओसी है और मैं इसको अब डिस्कस नहीं करता, क्योंकि जितना डिस्कस होना था वो हुआ, मीडिया पे भी चला, सारी चीज़ें हुई। तो एक मैं समझता हूँ ये बुरा ख्वाब था जो अब ख़त्म हो, और मुझे एनओसी मिल चुकी है, 2 साल हो अच्छा, गए। मैं इसको जरा रीफ्रेज करता हूँ। आपको लगता है कि ऐसा इल्ज़ाम है कि वो जगह लग जाए, आपने किया और ना किया हो, आपको मानना ही पड़ता है, क्योंकि अभी दानिश कदरिया ने बड़ी फाइट की, आखिर में उनको मानना ही पड़ा। तो ये एक ऐसा इल्ज़ाम है, इसको मानना ही पड़ता है, चाहे आपने किया हो या ना किया हो। असल में इसका वो ये है, जब आप पे इल्ज़ाम लग जाता है ना, तो पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के जो ये इसके एंटी करप्शन के जो रूल है, उसमें ये होता है कि आपने चाहे किया है या नहीं किया है, या आपको सज़ा हो गई है या नहीं हुई, जब भी आप वापस आएंगे आपको ये बात उनको लिख के देनी होगी। उनको पूरा एक प्रोफार्मा होता है, ठीक है, वो लिख के देनी होती है, क्योंकि वो कहते हैं जी आगे सबमिट करनी होती है, और पूरा एक तरीक़ेकार है इसका। तो आपने किया है नहीं किया है या नहीं, इल्ज़ाम लगा है, उस पर इंक्वायरी बैठी है, उस पर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन बात यह है कि आपने ये करना है, तो ये सारे मामलात बनते हैं। तो मुझे एनओसी मिल चुकी है, 2 साल हो गए हैं। मैं ना 2 साल से एक मेरी फ़िटनेस इसलिए ख़राब हो गई है क्योंकि मैं बीमार बहुत रहा हूँ। तो मुझे कभी डेंगू हो गया, फिर डेंगू से हटा वायरल बिगड़ गया, फिर मुझे टाइफाइड हो गया, फिर वो बिगड़ गया, फिर इस तरह मुझे 2 साल से ना मेरी तबीयत की वजह से मैं सही तरह खेल नहीं पाया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर खालिद जब इल्ज़ाम लगा, एक मैं फिर आता हूँ ज़रा, आप एक फैमिली मैन हैं, एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे लोग खालिद से कनेक्ट हैं, खालिद से प्यार करते हैं। क्या लोगों के रवैये में तब्दीली आई? लोग क्या वाकई समझ रहे थे कि खालिद ने ऐसा किया है, या आप समझते थे नहीं किया? क्योंकि एक ऐसे प्लेयर जिनका आपके कैरियर में बड़े असरात हैं, मुझे ये पता चला कि तकरीबन 1 से 2 दिन वो कमरे में बंद रहे और वो मुसलसल रोते रहे कि खालिद ऐसा कैसे कर सकता है। असल में मैं आपको बताऊं, मैं जहाँ, आप तो मुझे जानते हैं, मैं पैदल घूमता हूँ वहाँ, सारी चीज़ें, मेरा बड़ा एक ऐसा हमारे यहाँ का माहौल है कि जिसमें हर बंदा ही मुझे जानता है। जब मैं ऐसा हुआ तो बहुत सारे लोग आए, सारे बैठे, मैं सबसे मिला, मैं डे 1 से सबसे मिलता हूँ, सबसे बात करता हूँ, और सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होती रही। बट जो पाकिस्तान बोर्ड ने जब मुझे भेज दिया और सारी चीज़ें उन्होंने मुझे, क्योंकि हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उसके कानून के उसमें आते हैं ना, जब उन्होंने बोला कि किसी से बात नहीं करनी कुछ, तो फिर वो मुलाकातें तो थी, सब चीज़ें, मैंने कहा यार ये तो केस में पता चलेगा। जब केस हुआ, केस बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, फिर वो बढ़ता ही चला गया। और बात यह है कि एक ऐसा इल्ज़ाम था जिस पे मेरे को इतनी सज़ा मिली कि मैं उस मैच में खेला नहीं। लेकिन मैं इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस इसलिए भी नहीं करता कि एक चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, तो उसको बार बार करना या मेरे से करने से वो चीज़ें फिर और लोग उठा लेते हैं, एंटी लोग भी होते हैं, फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बातें होती हैं, जितना सारी चीज़ों को करने को बहुत कुछ होता है। तो फिर इसको मैंने जब सारी चीज़ें हो गई, जब सेटल्ड हो गया, तो फिर उसको बंद कर दिया, क्योंकि मुझे एनओसी दे दी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चाहता था अभी कि आप कमबैक का खेलें। क्या कर रहे हैं आप? असल में मुझे एनओसी इसलिए दी कि आप खेलें, आप ग्राउंड आ जाएं, वापस आ जाएं। तो जब मैं ग्राउंड आने के लिए मैं आया तो मैं बीमार हो गया, जो बात सही है। तो मैं बीमार हुआ, मैंने कराची के जो हमारे हेड कोच हैं इकबाल इमाम, उनको भी फ़ोन किया था। उन्होंने कहा मैं आपको जो है ना, मैं चीफ सेलेक्टर से बात करके बताता हूँ, मैं आपने वो नहीं खेली, इंटर डिस्ट्रिक्ट नहीं खेली। तो मैंने कहा मेरा केस अलग है, आप मुझे बताएं। तो वो उन्होंने कहा चलो मैं बात करके बताता हूँ। तो उनका फ़ोन मुझे नहीं आया, लेकिन मैं बीमार हो गया। जब मैं बीमार हो गया तो फिर मैंने उनको फ़ोन नहीं किया। तो अब मैं बेहतर हूँ, अब मैं अपनी ट्रेनिंग मेरी शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये ईद कुछ लोग कहते हैं खालिद का जो है क्रिकेट से जो है इंटरेस्ट वो खत्म हो गया, अभी आपने हालिया इलेक्शन भी लड़ा, ये एक्सपीरियंस आपका कैसा लोग रहा? असल में ये बात करते हैं, लोगों ने इसलिए किया कि लोग बोल रहे हैं इलेक्शन भी लड़ रहा है और क्रिकेट ग्राउंड में भी नहीं आ रहा। अब लोगों को तो असल बात नहीं पता, लोग अब तो आप पता चल रही है ना। इससे पहले भी मैंने 1-2 इंटरव्यूज में बात की है।
तो अभी भी जैसे मैं आज आया हूँ आपके पास, मैं 3 दिन पहले बीमार था। अभी ये रमज़ान गुजरा, मुझे फ़ोन आए, काफ़ी जगह फ़ोन आए, मैंने कहा मैं ठीक नहीं हूँ, मतलब मैं फ़िट नहीं हूँ। अब जब आप फिट नहीं है, मैं ग्राउंड में जाऊँगा, ऐसी परफॉर्मेंस नहीं होगी। तो मैं खुद ऐसा समझता हूँ कि जब खालिद लतीफ़ को वापस आना चाहिए तो वो फिटनेस करके आनी चाहिए, उस स्टैंडर्ड के ऊपर होनी चाहिए। अब मैं वैसे चला जाऊँ, वैसे बहुत लोग खेलते हैं बगैर फिटनेस से खेलते हैं, उनमें और मुझ में फ़र्क है। तो मैं अगर किसी को बोलता हूँ यार तुम फिट नहीं हो, तुम खेल रहे हो, तो मुझे खुद भी, मुझ पर भी ये कानून लागू होता है। तो इसलिए मैं अभी ग्राउंड में नहीं गया, लेकिन मेरी ट्रेनिंग शुरू है, डाइट प्लान आ चुका है, ट्रेनर मेरा रेडी है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आप देखेंगे। ये इलेक्शन में अचानक खालिद कैसे सियासत में आ गए? क्योंकि अगर आपको सियासत आ रही होती तो पाकिस्तान टीम से थोड़ी बाहर होते। सियासत मुझे नहीं आती, मैं सही आपको बताऊँ, सियासत मुझे नहीं इसीलिए आती। हार गए? नहीं, हारा नहीं, मैं आपको बताऊँ, ये तो आपको भी पता है, इलेक्शन पता नहीं है इलेक्शन कैसा था। मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये क्या हुआ। असल में तो वोट बैंक बहुत बड़ा है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बहुत बड़ा वोट बैंक है। जब मैं मार्केट में मैं गया, लोगों से मिला, मैं तो पूरा अपना हल्का पैदल घूमा और रोज़ाना मैं 8-9 घंटे लोगों से मिलता था, उनसे बात करता था। तो हमारा एक वोट बैंक बहुत ज़्यादा था, लोगों ने एक मुझे भी पसंद किया, दूसरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अपना वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। फिर आप इलाके से सब कनेक्ट हैं आपसे? कनेक्ट हैं, फिर क्रिकेट को लोग पसंद करते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि एक ऐसा खिलाड़ी, क्योंकि लोग खिलाड़ी को बहुत पसंद करते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में खिलाड़ी का एक अलग एक रुतबा मकाम है ना। तो जब मैं मुलाकात कर, क्योंकि मैं घर घर गया, मुलाकातें की, डेरों पे गया मैं, हर किसी, अच्छा कोई हमारी मतलब कोई अलग पार्टी का, मैं उनसे भी गया, उनके साथ बैठ के उनके ऑफिस में भी चाय पी, तो मैंने सारी चीज़ें की। तो उससे ये फ़र्क पड़ा कि लोगों ने एक मोहब्बत की और वोट, बहुत ज़्यादा वोट डाले हमें। लेकिन क्या हुआ, जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन वाला डे जब मैं गया, तो जो मैंने देखा, मैं तो हैरान हूँ, मतलब समझ नहीं आ रही क्या होता है। लेकिन ये है कि जितना वोटर आ रहा था हमारा, जितना वोट डाला, उतना वोट नहीं निकला। फिर शाम को जब रिजल्ट आता है, पहले एक पार्टी अनाउंस कर देती हम जीत गए, 2 घंटे बाद दूसरी कहती हम जीत गए, फिर दूसरी जीत गई, हमारा पता ही नहीं चला। अच्छा, तो अब क्या डिसार्ट हुए क्या दोबारा लड़ेंगे? नहीं, मैं डिसार्ट नहीं हूँ। दोबारा लड़ेंगे इलेक्शन? हाँ, मैं आपको बताऊँ, मैं डिसार्ट नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ से डिसार्ट नहीं होता। एक मैं जो अगर डिसाइड होता तो मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें फेस करना, बहुत सारा मामला जो है ना वो आसान नहीं होते। तो मैं फेस करता आता हूँ। तो ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आती रहती हैं और हर किसी की आती हैं। थोड़ी मेरे ज़्यादा गई तो क्या हुआ। अच्छा खालिद, वक्त महदूद है, जरा T20 आपके साथ खेलेंगे। अब ये बताएं कि इंडिया के खिलाफ जो है आप बड़ा ज़बरदस्त खेले, अगर मैं अंडर 19 की बात करूँ, वो क्या किस्सा था जो 2004 में आप ट्रॉफी भूल कर आ गए थे? असल में वर्ल्ड कप जीते और वर्ल्ड कप जीतने के बाद हमने क्या किया, असल मेरी गलती नहीं थी, क्योंकि कैप्टन जो है वो देखे तो लोग तो कैप्टन के पास ही देखना चाहते हैं वर्ल्ड कप को, लेकिन वो एक बहुत बड़ा बॉक्स होता है, उसके अंदर अंडर 19 था नहीं, असल में बॉक्स था, बॉक्स के अंदर वो बंद हो जाती है। वो बॉक्स बड़ा था तो वो उसको हैंड कैरी नहीं हो सकता था, लेकिन हमें ट्रॉफी निकाल लेनी चाहिए थी, अपने पास रख लेनी चाहिए थी। तो वो ये फैसला ये हुआ कि इसमें रख के लेके जाएंगे, इसमें रख के लेकर गए। जब दुबई एयरपोर्ट पे ट्रांजिट हुआ तो हमारे वो सामान रह गया कहीं। अब जब हम पाकिस्तान पहुंचे तो सब वेलकम कर रहे हैं, तो बोले वर्ल्ड कप कहाँ है? वर्ल्ड कप तो हम छोड़ा है, गुम हो गया, हमने बोला नहीं, वर्ल्ड कप तो बढ़ गया। सामान आया नहीं। अब जब सामान नहीं आया, भाई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी गुम हो गई। तो वहाँ से फिर राब्ता किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो फिर वो तकरीबन महीने बाद या 2-3 हफ्ते बाद। अच्छा, अभी वर्ल्ड कप होने वाला है और इंडिया की बड़ी एक मजबूत टीम है, उनका IPL बड़ा ज़बरदस्त है। आप PSL खेलें, आपको लगा PSL का स्टैंडर्ड थोड़ा गिरा है या आप समझते हैं PSL का स्टैंडर्ड मेंटेन रहा है? असल में PSL का स्टैंडर्ड जो है पाकिस्तान में जब से आई है ना, पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान की आवाम चाहती है उसको देखना, पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो पसंद करते हैं। और अब पाकिस्तान में ऐसी अपना, जैसे आपकी अपनी लीग हो तो अपने मुल्क में हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, तो मेरे ख्याल में उसका स्टैंडर्ड हाई हुआ है, बड़ा है स्टैंडर्ड, बड़ा है। इस पर आकिब जावेद ने कहा स्टैंडर्ड गिर गया है PSL का। असल में वो देखें, मैं देख रहा हूँ टीवी के ऊपर, वो अंदर मौजूद हैं, तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं। एक जब आप खुद मौजूद होते हैं वो बात अलग होती है, आप चीज़ें देख रहे होते हैं, लेकिन जब जो चीज़ कैमरा आपको दिखा रहा है उसमें वो आपको खूबसूरत दिखा रहा होता है। अच्छा, जब आप खेल रहे थे, आपके क्योंकि जब आपके साथ ही इरफान पठान भी आए थे, उसी सीरीज़ में इरफान पठान इंडिया से आए थे, पाकिस्तान सेलेक्ट हो गए, इंडियन प्लेयर्स की आपकी कोई बातचीत होती है या कोई आपकी उनसे कोई किसी से खास दोस्ती हो? नहीं, मेरी ऐसा कोई किसी से दोस्ती नहीं रही, ना मेरी ज़्यादा मुलाकातें रही किसी से भी। कोई इंडिया स्टैंडर्ड कैसे देखते हैं इंडियन क्रिकेट का? अभी T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, अभी उनका एक फास्ट बॉलर आया माइक सिंह जो है, आई थिंक यही उसका नाम है, 158 पे बॉल कर रहा है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नहीं, सब कॉन्टिनेंट के सबसे तेज़ रफ्तार बॉलर है वो। असल में मैंने भी सुना है कि बड़ा तेज़ बॉलर आया कोई, तो ज़ाहिर सी बात है ये इंडिया के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि इंडिया में इतना तेज़ बॉलर, और इंडिया के लोग चाहते भी थे कि हमारे पास भी कोई ऐसा बॉलर अगर आ गया तो उसको संभालें और उसका केयर करें।
और अगर इतना तेज़ है तो वो डेफिनेटली 100 मील पे जा सकता है। अगर 158 पे बॉल फेंक रहा है, 157 पे बॉल फेंक रहा है, तो 2-4 किलोमीटर का फ़र्क है। अगर वो अपनी फिटनेस को हाई करे और सारी चीज़ें करे बड़े तरीके के साथ। अच्छा, विराट कोहली को ड्रॉप करने की बात हो रही है वहाँ पर कि जी विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे। आप प्रूवन कैप्टन हैं, आपके ख्याल में ये विराट कोहली को ड्रॉप करके इंडिया की टीम बनती है? सर ये एक पॉलिटिक्स है, ये इंडिया में भी है। तो विराट कोहली को अगर कोई सोच रहा है कि जी इसको जो है ड्रॉप कर देना चाहिए, तो ये एक लॉबी होगी उसके खिलाफ, उसको हटाना चाहिए। नहीं तो आंखें बंद करोगे विराट कोहली टीम में सेलेक्ट होता है, यार कौन सी बच्चों वाली बातें करते हैं। ठीक है, ये सब पॉलिटिक्स है। अच्छा, ये पॉलिटिक्स आपने ज़्यादती बात की की तो ये बाबर और शाहीन का जो भी एपिसोड चला, ये भी कोई पॉलिटिक्स है? आप समझते हैं कि शाहीन को 5 मैचेस की बुनियाद पे, क्योंकि आप भी कप्तान हैं, हटाना बनता था? देखिए, मैं तो पहले से भी जब बाबर आजम को हटाया था, मैंने उस वक्त भी बात की थी कि बाबर आजम को रहना चाहिए। यहाँ पे भी सारी चीज़ें होती हैं कि इसको रेस्ट दे दिया जा रहा है। रेस्ट क्या होता है? सीधा बोलना चाहिए कि इसको हटा दो। तो वो जी काफ़ी जगह से आवाज़ आ रही थी कि जी इसको रेस्ट दे दिया। रेस्ट क्या है? आपके पास बेस्ट प्लेयर है, बेस्ट कैप्टन है, उसको आप चलाना चाहते हैं, उसको चलाएं। तो मैं समझता हूँ फिर शाहीन को लेकर आए। अब शाहीन को मैं यही कह रहा था कि शाहीन को टाइम मिलना चाहिए, टाइम देना चाहिए। लेकिन इतनी जल्दी जल्दी चेंजिंग्स हो रही हैं कि कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। अब वो उसको चेंज करके इसको ले आए, मेंटली वो भी डाउन हुआ होगा। ज़ाहिर सी बात है, अभी 4-5 मैच के लिए कैप्टन बना था और उसको हटा दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान का मेन बॉलर है। उसको फ्रेश रहना, उसका मेंटली अपसेट होना, ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। उसका फ्रेश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है। तो उसको बड़े तरीके से बताना चाहिए कि हमारा आगे प्लान ये है, सारी चीज़ें आप हमारे प्लान में हैं। लेकिन कोई भी चीज़ करने से पहले डेफिनेटली बोर्ड ने भी बहुत बात की होगी सारी चीज़ें। ये तो एक मीडिया की बात है, लेकिन अंडर बोर्ड अपने मालूम। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह शाहीन को हटाया है, आप टीम को आपने शेयर भी किया, लेट डाउन हो जाता है बंदा, लेट डाउन होता है। टीम में ग्रुपिंग भी तो बन सकती है ना इससे? कुछ भी हो सकता है। ये तो प्लेयर पावर जो है वो चलती रही है, लेकिन अब मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा है नहीं। मैं आपको बताऊं, प्लेयर पावर इतनी ज़्यादा है नहीं अब। जैसे पहले हम सुनते आए थे सारी चीज़ें, अब ऐसा नहीं है, बहुत कम है। लेकिन ये है कि एक बंदा जब ऐसा होता है, उसको एकदम से हटा दिया जाए तो वो बड़ा मेंटली डाउन होता है। ठीक है जनाब, खालिद लतीफ़ के साथ हमारी ईद की एपिसोड यकीनी तौर पे आपको पसंद आएगी। खालिद जाने से पहले पॉलिटिशियन में और स्टेटमेंट तो आप बड़े ज़बरदस्त देते आए, लेकिन GTV की तवज्जुह से, जी स्पोर्ट्स की तवज्जुह से आपका कैमरा, अगर अपने फ़ैन को कुछ कहना चाहें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ कहना चाहें ईद के इस पुरमसरत मौके पर, तो ये आपके सामने कैमरा कह सकते हैं। मैं अपने सारे फैंस को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जितने क्रिकेटर हैं, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। ये थे खालिद लतीफ़। हमें उम्मीद है कि खालिद लतीफ़ के साथ मुख्तलिफ जो पहलू हैं, मुख्तलिफ जो अदवार हैं, उस पर जो इनके साथ हमारा ईद की शो के हवाले से जो गुफ्तगू हुई है, ये आपको पसंद आई होगी। अली सलमान को इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें और ईद की खुशियों में अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी शरीक करें और ईद की खुशियों को बांटें, क्योंकि ईद का पैगाम मोहब्बत है और ये पैगाम जहाँ तक पहुँचे इतना ही अच्छा है। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ ईद मुबारक के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।